Hello everyone, myself Manish Shahan and I welcome you to my YouTube channel. लास्ट लेक्चर में सर हमने थियोरी ऑफ कॉस्ट जो हमने स्टार्ट कर दिया था उसमें सर हम लोग टीएफसी, टीवीसी और टीसी के बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले चुके थे, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और ऊपर आप अगर आई बटन देख पा रहे होंगे तो उसमें भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सर बहुत ही आसान तरीके से हमने उसमें उसका ग्राफ को समझ लिया था, उसके स्केड्यूल को समझ लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट एक उसका क्वेश्चन आता है आपके पेपर में जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है जिसमें आपको टीएफसी और टीवीसी कैलकुलेट करने के लिए दे रखा होता है। मैं वो भी अच्छे से उसमें समझा चुका था, तो जाइए सर सबसे पहले वो वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद जाके इस वीडियो में आप आइएगा। आज हमें क्या करना है सर, आज हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है जो है हमारा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट में हम लोग आज एएफसी समझेंगे, एबीसी समझेंगे, उसके साथ साथ एसी के बारे में भी हम इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी गेन करेंगे। इसमें भी मैं आपको क्या कराऊंगा, इसमें मैं आपको एक एक ग्राफ को समझाऊंगा, उसके अलावा मैं उसको स्केड्यूल में समझाऊंगा जिससे हम लोग इन सारे के सारे कर्व्स के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन गेन कर सके। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सबसे पहले एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जिसे हम लोगों ने एएफसी भी बोला है। अगर सिंपल सी मैं एक डेफिनेशन की बात करूं, बात हो क्या रही है सर, यहां पे बात हो रही है कि कॉस्ट का एवरेज कितना निकल रहा है, एएफसी की बात हो रही है। तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बोला इट इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ऑल द फिक्स फैक्टर। जब आप सारे के सारे फिक्स फैक्टर का एवरेज निकालते हो, सिंपली बोला गया कि जब आप टीएफसी का एवरेज निकालते हो हम उसको बोलेंगे आपका एएफसी। अगर मैं इसको फॉर्मूले की फॉर्म में बताएं तो इसका फॉर्मूला हमारा ये बनेगा, एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी यहां पे किसके लिए इस्तेमाल करा जा रहा है, क्वांटिटी इस्तेमाल करा जा रहा है यूनिट के लिए। जैसे हमारा हमने एवरेज वेरिएबल, अभी हमने जब टीएफसी निकाला था, जब टीएफसी को कैलकुलेट कर रहे थे पहले वाली वीडियो में, तब हम लोगों ने उसमें एक चीज देखी थी कि सर जितना जितना यूनिट सोल्ड या यूनिट आउटपुट बढ़ता है उतना उतना टीएफसी हमारा उसी हिसाब से कांस्टेंट रहता है। तो वो जो यूनिट आउटपुट की बात थी यहां पे वो उसी की इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं इसको हम क्या करते हैं, अब इसको एक स्केड्यूल की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं सर, इसको स्केड्यूल की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक चीज है कि ये तो सिर्फ एक कैलकुलेशन होती है, तो सर आप हमें कैलकुलेशन समझा रहे हैं क्या, डिवाइड करना तो हमें भी आता है। नहीं यार, हमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन नहीं समझनी है। अभी मैं आपको इस स्केड्यूल के थ्रू हम लोग उस ग्राफ को समझना चाहते हैं कि ये एएफसी से कैसे काम करता है, क्या होता है एएफसी में, टीएफसी में क्या हो रहा है। जैसा हमने लास्ट लेक्चर में समझा था वैसे ही हम लोग एएफसी के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो जैसा आपको पता है कि आउटपुट बढ़ रहा होता है लेकिन टीएफसी पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, टीएफसी हमेशा हमारी कांस्टेंट ही होती है। जिसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करनी है तो सब पहले वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से टीएफसी के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन विद एग्जांपल समझा रखा है। तो चलिए, तो जब आउटपुट 0 था टीएफसी तभी भी इतनी थी। सर जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा लेकिन टीएफसी हमारी कांस्टेंट ही रह गई है। ठीक है, अब हमारा सवाल यह आता है कि सर एएफसी कैसे काम करेगी। पहले मैं सिर्फ से हम लोग कैलकुलेट करके अमाउंट लिख देते हैं सिंपल। जैसे हम अगर एएफसी की बात करें तो सबसे पहले 0 लेवल पे तो सर कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल। दूसरे पे क्या आ जाएगा सर, 60 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा और फिर मेरे ख्याल से पॉइंट में आने लग जाएंगे, नहीं सॉरी हमारा ये क्या आ जाएगा, फिर 15 आएगा, ओके, फिर आएगा आपका 12 आ जाएगा एंड देन 10 आ जाएगा। ठीक है, 12 एंड 10। सो इस तरीके से हमारा एएफसी बना है। ओके, अब मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, जरा एक बारी को वीडियो को पॉज करिएगा और वीडियो को पॉज करने के बाद जरा एएफसी को पूरा अच्छे से निहारो भाई, बढ़िया तरीके से देखो ये कहना क्या चाहता है, जरा इससे बात करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको एक बारी को देखूं तो मैंने ये देखा कि सर एएफसी ना रिड्यूस होता जा रहा है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है सर, ये 60 से 30 हुआ, 30 से 20 हो गया, 20 से 15 हो गया, 15 से 12 हो गया और 12 से सर 10 हो गया। अगर यहां पे सपोज अगर 7 भी होता तो भी 60 होता। अगर आप इसको भी डिवाइड करते हो तो डेफिनेटली सर ये उससे भी और रिड्यूस हो जाता। तो हमें एक बात समझ में आई कि सर एएफसी क्या करता है, एएफसी सर रेगुलरली गिरता रहता है, रेगुलरली रिड्यूस होता रहता है। अब मैं कुछ टेक्निकली शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या आपको लिखना कैसा होता है एग्जाम्स में उसकी बात करते हैं। मैं कह रहा हूं विद इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द आउटपुट द टीएफसी इज कांस्टेंट। जैसा हम यहां पे देख पा रहे हैं सर टीएफसी हमारा कांस्टेंट है, बट
AFC keep on decreasing with increase in the level of the output। अब छोटा सा सवाल मन में आ जाना चाहिए कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सवाल ऑब्वियस सी बात है आना चाहिए कि सर ये ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्या हुआ कि हमारा AFC रिड्यूस होने लग गया है। अब हम बात करते हैं इसके रीजन के बारे में कि अभी हमने ये देखा कि सर ये विद इंक्रीज इन द आउटपुट द AFC कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। अब सवाल ये आता है कि सर इसका कारण ऐसा क्या है। इसका कारण जो है वो इसके फॉर्मूले में लिखा हुआ है, फॉर्मूले में ही बताना की कोशिश कर रहा है। ओके, इसका एक मैथमेटिकल से एक्सप्लेनेशन हम लोग बना लेते हैं। वैसे बहुत सिंपल सी पॉइंट है। एक चीज अगर आप देखेंगे, आपका TFC क्या है सर, TFC हर एक कंडीशन में हमारा कांस्टेंट है। जी बिल्कुल। और आपका अगर हम लोग डिनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर हमारा हर एक स्थिति में इंक्रीज होता जा रहा है। इसी वजह से वो ये कह रहा है सर जब हमारा न्यूमरेटर कांस्टेंट है और जब आप जिससे आप डिवाइड कर रहे हो डिनोमिनेटर हमारा इंक्रीज करता जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो उसका रिजल्टेंट मिलेगा वो हमारा रिड्यूस होता रहेगा। ठीक है, सो हमारा मेन रीजन बनता है कि सर इसका मैथमेटिकल रीजन यही बनेगा कि आपका जैसे जैसे आप एक कांस्टेंट चीज को, एक कांस्टेंट फैक्टर को इंक्रीजिंग फैक्टर के साथ डिवाइड करते चलते हैं तो हमारा ये रिड्यूस होता चलता है। चलिए अब हम इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समझते हैं। ये जो अभी हमने स्केड्यूल बनाया, अब मैं इसी को ग्राफिकली प्रेजेंट कर देता हूं यहां पे। ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर आप देख पा रहे हैं तो सर ये AFC हमारा रेगुलरली रिड्यूस होता जा रहा है। देखिए ये हमारे साथ पूरा रिड्यूस होता गया, रिड्यूस होता गया, रिड्यूस होता जा रहा है ये। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा था, अभी हमने इसका रीजन देख लिया। ये ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि सर जैसे जैसे आप इंक्रीजिंग आउटपुट को मतलब डिवाइड करते चल रहे हैं कांस्टेंट के साथ, तो हमारे रिड्यूस होता चलेगा। ओके, अब एक छोटा सा मेरे पास आपके लिए सवाल आता है, वो ये, क्या AFC कभी जीरो हो सकता है? हमने कहा सर AFC जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, जब भी ना ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास, ठीक है, चाहे आप यार स्कूल एग्जामिनेशन की बात करें, आपके ग्रेजुएशन में भी ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। उसके अलावा अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जैसे CA, CMA, CS फाउंडेशन का कर रहे हैं, मेरे CA के फाउंडेशन के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मुझे आया था, मुझे अभी तक ध्यान है ये। ठीक है, सो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए मैं बताता हूं। वो पूछते हैं कि क्या सर AFC कभी जीरो हो सकता है, यस या नो। पता है हमेशा ऐसे में ये सोचा करो, अगर ये जीरो हो सकता है तो कब हो सकता है, एक बारी को ये सोचना है कब हो सकता है। मुझे आप एक बार बताइएगा, AFC सर जीरो हो सकता है तो ये जीरो पता है कब होगा, कब हो सकता है जीरो? अगर मेरा TFC जीरो हो जाए और क्वांटिटी भी जीरो था, या क्वांटिटी कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो मेरा रिजल्टेंट आंसर मेरा जीरो मुझे मिल सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सर कभी भी TFC जीरो नहीं हो सकता। तो सर सवाल ये आ जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि क्या AFC कभी जीरो हो सकता है? हमने कहा नहीं सर, AFC कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर कभी TFC जीरो नहीं हो सकता। आप TFC जीरो करके दिखा दो, मैं AFC को जीरो करके दिखा दूंगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि सर AFC कभी जीरो नहीं होता, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या सर कभी भी AFC एक्सिस को टच करता है क्या? ये वाली एक्सिस है हमारी, ये वाली एक्सिस है, एक्स एंड वाई एक्सिस को कभी टच करता है क्या? हमने कहा सर ये कभी भी टच नहीं करता। क्यों टच नहीं करता? क्योंकि सर हमेशा जो TFC है, TFC हमेशा पॉजिटिव रहता है, TFC कभी नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव होने का मतलब आप समझते हैं, नेगेटिव होने का मतलब ये हो गया कि कॉस्ट नेगेटिव हो गई, मतलब कॉस्ट लगी ही नहीं, मतलब लगने से भी बहुत ज्यादा कम हो गई। इसके बारे में अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको जब कराऊंगा, रेवेन्यू चैप्टर कराऊंगा, तो हम लोग बहुत अच्छे से और डिटेलिंग में बात करेंगे रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्राइमरली बनाए। सबसे पहला, क्या AFC कभी जीरो हो सकता है? हमने कहा नो। क्यों? क्योंकि TFC जीरो नहीं हो सकता। क्या सर कभी AFC जो होता है वो एक्सिस को टच करेगा? हमने कहा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर TFC ऑलवेज रिमेन दी पॉजिटिव। चलिए अब आता है सर हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है हमारा? AVC के बारे में। AVC होता क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सर ये किसके रिस्पेक्ट में बात करेगा? ये बात करेगा TVC के एवरेज के लिए। ओके, सो फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो सर फॉर्मूला सिंपल सा आता है, TVC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ओके, अब इसी फॉर्मूले को मैं क्या कर रहा हूं, इस स्केड्यूल की फॉर्म में बनाते हैं। सेम वही सर, आउटपुट हमारा बढ़ता गया,
टीवीसी, अच्छा हमें एक बात पता है, हमने लास्ट लेक्चर में इसको समझा था, टीवीसी के बारे में भी अच्छे से रीडिंग करी थी। विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द आउटपुट, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे टीवीसी हमारा इंक्रीज करता रहता है। जब आउटपुट जीरो होता है तो टीवीसी भी सर मेरा जीरो ही होता है। ओके, तो सर जैसे मेरा आउटपुट जीरो था तो टीवीसी कुछ भी नहीं था, जैसे जैसे आउटपुट मेरा बढ़ता रहा वैसे वैसे मेरा टीवीसी भी इंक्रीज करता रहा है। लेकिन हमारा मेन क्वेश्चन है सर एवीसी के बारे में। ओके, अच्छा तो एवीसी के बारे में समझते हैं। एवीसी को अगर आप डिवाइड करेंगे तो सिंपल है, देखिए सबसे पहले वाले में हमने ये किया ना 40 डिवाइडेड बाय 1, दूसरे में आपने क्या होगा 76 डिवाइडेड बाय 2, फिर हमने क्या होगा 102 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये क्वांटिटी चलती रही है। तो आंसर क्या है हमारा 40। अब फिर से एक और छोटा सा पॉइंट, थोड़ा सा काम आपको भी करना पड़ेगा, वीडियो करिए पॉज, और पॉज करके जरा फिर से अब इसको एवीसी को निहारो जरा, और जरा एवीसी को ध्यान से देखा जाए कि सर एवीसी कर क्या रहा है। एवीसी अगर देखें तो सर ये तो घटा, फिर रिड्यूस हुआ, फिर रिड्यूस हुआ, सर कुछ हद तक कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज कर गया और फिर और इंक्रीज कर दिया। अगर मैं नीचे और जाऊंगा तो सर ये और इंक्रीज करता चलेगा। अब सवाल ये आता है ऐसा ये क्यों करता है, यही तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर इस चैप्टर का, अभी उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमको ये चीज समझ में आ रही है सर एवीसी ना कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, घटा 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 कांस्टेंट हुआ, फिर कुछ हद तक बढ़ने लग गया है। ठीक है, अब हमें यह समझना है कि सर ये ऐसा क्यों होता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सर, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। फिर बोल रहा हूं चाहे स्कूल लेवल का एग्जाम हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, जहां जहां आपका इकोनॉमिक्स आएगा सर वहां वहां ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए सर अब आगे वाले पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा यार। चलिए सर, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक सबसे बहुत जरूरी क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, अभी तक आप जो अपने एग्जाम को दे चुके होंगे तो वहां पे आपको एक क्वेश्चन बार बार अपने पेपर में नजर आएगा, अगर ये चैप्टर आपके कोर्स सिलेबस में अभी तक आया है तो। व्हाई इज एवीसी कर्व यू शेप्ड? सवाल यह आया कि सर ये एवीसी कर्व कुछ हद तक यू शेप वाली बात कह रहा है, ये कुछ हद तक मैं इसे बोट लाइक शेप भी कह सकता हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर एवीसी गिरा, कुछ हद तक कांस्टेंट हो एंड देन इंक्रीज करने लग जाता है, इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि सर ये कुछ हद तक बोट लाइक शेप की बात करता है। तो सवाल ये आता है ऐसा क्यों? अच्छा भाई, इसका आंसर जो है वो छुपा हुआ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। ओके, अब एक सवाल और आ गया सर, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है? इसको मैं ऑलरेडी वीडियो इसकी भी अपलोड कर चुका हूं, तो जाइए यार पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड इसका कर दूंगा। पहले भाई वो वीडियो अगर आप समझ लेंगे तब जाके आप यहाँ आएंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, और जिन्होंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में नॉलेज है वो इस चीज को कंटिन्यू करो अभी। ओके चलिए, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कैसे लिखा हुआ है? अच्छा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मैं थोड़ी सी डिस्कशन करता हूं, अगर आपको ध्यान हो। सर स्टार्टिंग में क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, जैसे जैसे सर आप लेबर को बढ़ाते हो एक मशीनरी में, कुछ इसी तरीके से उसमें काम हो रहा होता था। सर ये मशीनरी है, आपने क्या करा, लेबर बढ़ाने शुरू करे इसमें। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब तक सर मशीनरी की कैपेसिटी है तब तक क्या होता है सर, मशीनरी की सही कैपेसिटी थी, 4 लेबर लगा, आउटपुट बहुत बढ़ रहा था। अब मेरी बात ध्यान से समझना जरा, प्रोड्यूसर की जगह बैठ के समझो यार भाई, प्रोड्यूसर की जगह 2 मिनट के लिए बैठ जाओ और उसकी जगह उसकी बात को समझने की कोशिश करो, उसको क्या फील हो रहा है। मेरी बात समझना, जैसे एक मशीनरी थी, एक मशीनरी में 4 लेबर लगाए, प्रोड्यूसर ने लगाए, प्रोड्यूसर ने हाँ भाई जाओ, चारों के चारों लेबर मशीनरी में प्रोडक्शन करना शुरू करो। ओके अच्छा, जब उन्होंने प्रोडक्शन करना शुरू करा, आउटपुट बहुत बढ़ा, बहुत बढ़िया तरीके से आउटपुट हुआ, और प्रोड्यूसर भाई बहुत ज्यादा खुश था इस स्थिति से। मैंने प्रोड्यूसर से बात करी, मैंने कहा अरे सर आज बड़ा चमक रहे हो, क्या कारण है? तो उसने पता क्या कहा, अरे सर 4 लेबर लगाए। मैंने कहा बस? उसने कहा हाँ सर, मतलब उसकी जेब से लेबर को पैसा बहुत कम गया। ओके, और भाई प्रोडक्शन चारों ने ऐसा मस्त दिया ना, मजा आ गया भाई। मैंने कहा अरे वाह सर, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, प्रोड्यूसर थोड़ा लालच में था, प्रोड्यूसर ने कहा चल 5वां 6वां 7वां 8वां लेबर भी लगा देता हूं। प्रोड्यूसर ने 4 लेबर और लगा दी, उसी सेम मशीनरी पे 4 लेबर और लगा दिए, टोटल हो गए 8 लेबर। अब लेबर लगाने के बाद अब प्रोड्यूसर अगले दिन बाहर आया, फिर मैंने कहा अरे सर क्या हो गया, आज चहक नहीं रहे हो, आज क्या दिक्कत हो गई है? अब वो पता है क्या कह रहा, सर बड़ी दुख की बात है। मैंने कहा क्या? सर लेबर तो लगा दिया, और सर लेबर लगाया, पर सर जितना पहले वाले लेबर्स प्रोडक्शन दे रहे थे ना, ये चारों ने सर उतना प्रोडक्शन नहीं दिया। आउटपुट बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है, पर सर मजा वैसा नहीं आ रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है,
पॉजिटिव रहो भाई, ऑप्टिमिस्टिक हो तुम बहुत ज्यादा, और बढ़ाओ आगे खेल अपना, ठीक है। अब उसने 4 लेबर और लगा दिए, टोटल 12 लेबर, एक छोटी सी मशीनरी में 12 लेबर। सोचो अगर भाई, वो मूवी देखी आप लोगों ने मुन्ना भाई MBBS, सबसे पहला वाला जो पार्ट है, उसमें आप देखोगे तो वो एक सीन था जहां पे वो डेड बॉडी रखी हुई होती है और मतलब सबके सब ना वो एक तरीके से काइंड ऑफ जैसे मतलब सीख रहे होते हैं, ठीक है, वो डॉक्टर बन रहा होता है ना, तो उसको सिखा रहे होते हैं, तो संजय दत्त को बॉडी दिखती तक नहीं है। बात समझ रहे हो? वही मैं कहना चाह रहा हूं, उसी स्थिति को थोड़ा इमेजिन करो, एक छोटी सी मशीनरी, चारों तरफ सारे के सारे लेबर लगे हुए, कोई यहां से प्रोडक्शन की कोशिश कर रहा, कोई वहां से प्रोडक्शन की कोशिश कर रहा, सर उसका बैंड ही बच जाता है, आउटपुट नहीं मिल पाता। तो 12 लेबर ने एक साथ प्रोडक्शन करना शुरू करा। अच्छा, 12 लेबर ने एक साथ प्रोडक्शन करना शुरू किया, वजह से हुआ क्या, आउटपुट सर बिल्कुल भी नहीं मिला। ओके, जब आउटपुट सर बिल्कुल भी नहीं मिला, अब आउटपुट रिड्यूस होने लग गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वो लास्ट के 4 लेबर आए वो पता है क्या कह रहे, और लेबर, अबे क्या कर रहे हो, चल साइड में चल के सुट्टा मारते हैं, क्या कर ना ले, काम करके पैसे तो मिलने हैं तभी भी। एक एग्जाम्पल कहा है मैंने आपको, ठीक है। अच्छा, मैं इस चीज के थ्रू कोई स्मोकिंग प्रमोट नहीं करता हूं, ठीक है, तो इस चीज को दिल पे मत ले लेना। ओके, अब पॉइंट क्या आया कि अब एक जनरल सी पॉइंट हम लोग क्या समझ रहे थे इसमें कि हाँ, अब ये लेबर ने आउटपुट से रिड्यूस होने लग गया। अब प्रोड्यूसर साहब फिर बाहर आए। अब प्रोड्यूसर साहब को मैंने फिर बोला, अरे सर आज तो रोने लग गए आप, क्या हो गया? कह रहा सर आज तो बहुत दुख हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा सर पता है क्या, 12 लेबर लगा दिए मैंने। मैंने कहा हाँ, जेब से तो पैसा सर 12 लेबरों को जा रहा है, उसके अलावा जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसको भी जा रहा है, सर आउटपुट तो दे ही नहीं रहे सारे के सारे। मैंने कहा अरे इसका मतलब तो तुम्हारे दोनों गालों पे थप्पड़ पड़ रहे हैं। उसने कहा हाँ सर, एक थप्पड़ क्या पड़ रहा है, मेरी जेब से कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रही है, दूसरा थप्पड़ ये पड़ रहा है सर कि आउटपुट वो लोग दे नहीं रहे हैं। इस पॉइंट को समझते हुए मैंने यार टेक्निकली देखा जाए तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आप लोगों को पूरा समझा ही दिया है। इस चीज को समझते हुए अब इसी चीज को भाई मैं यहां पे लेके आऊंगा, जरा थोड़ा समझना इस चीज को। पहली स्टेज में क्या हुआ था, 4 लेबर, आउटपुट बढ़िया, कॉस्ट रिड्यूस्ड। समझ रहे हो बात? कॉस्ट बहुत कम थी, प्रोड्यूसर बहुत चहकता हुआ, खुशी खुशी भागता हुआ आया, अरे सर मजा आ गया। मैंने कहा क्या मजा आ गया? सर आउटपुट बहुत बढ़िया हुआ, पैसे जेब से गए नहीं। मैंने कहा अरे वाह, कॉस्ट सर रिड्यूस हुई। इसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग स्टेज। उस चैप्टर को पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगी, ठीक है। कॉस्ट सर रिड्यूस हो गई। ओके, फिर दूसरी स्टेज में क्या हुआ, जब उसने 4 लेबर और लगाए, 8 लेबर लगा दिए, स्टिल उसने मुझे एक लाइन कही थी जब वो बाहर आया था कि सर नुकसान तो नहीं हुआ, बट पहले वालों की जगह मजा नहीं आया सर, जैसे पहले वाले प्रोडक्शन दे रहे थे उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है। कहने का क्या मतलब है, मेरी बात को समझिएगा। मतलब लेबर को पैसा दिया गया प्रोड्यूसर के द्वारा, कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन इन्होंने इतना ज्यादा प्रोडक्शन तो नहीं दिया। देखो इतनी कॉस्ट लगी तो कम से कम इतना प्रोडक्शन तो मिले यार, तभी तो प्रॉफिट आएगा। उन्होंने इतना ज्यादा प्रोडक्शन तो नहीं दिया, पर इतना प्रोडक्शन दे दिया कि लगभग ब्रेक इवन की स्थिति में वो आ गए थे। तो उसने कहा कि सर ये कुछ हद तक कांस्टेंट वाली स्टेज बन गई, कांस्टेंट वाली हमारी स्टेज बन गई है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो आता है हमारा, जिसमें उसने क्या कहा, हमारी इंक्रीज हो चुकी है। अब इंक्रीज के पॉइंट को मेरे ध्यान से समझना। लास्ट स्टेज में क्या हुआ था, लास्ट स्टेज में बेसिकली ध्यान से समझना इस बात को। लास्ट स्टेज में सर जब प्रोड्यूसर आया था बाहर, मैंने कहा हाँ भाई आज क्या स्थिति है, उसने कहा सर बहुत, वो तो रोता हुआ आया था, मतलब उसने बोला सर मेरी जेब से पैसा भी गया। मैंने बोला थप्पड़ पड़े हैं उसके दोनों गालों पे, दैट मीन सर उसकी जेब से पैसा भी गया, कॉस्ट इतनी बढ़ गई, और सर तो लेबर को पैसा गया, उसके अलावा क्या हुआ है, रॉ मटेरियल जो उसने उसमें लगाया था वो भी बेकार हुआ, आउटपुट रिड्यूस हो गया। प्रोड्यूसर की जगह सोच के देखो, कॉस्ट सर बढ़ने लग गई थी। दिस इज द रीजन फॉर यू शेप ऑफ एवीसी, ठीक है। अगर आप अपनी बुक में रीड करेंगे तो वो कुछ इसी तरीके की बात कहता है। एवीसी इसलिए करता है, रिड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग रिटर्न, बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग रिटर्न, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव रेट। तो इस तरीके की बात कहता है वो। उस चीज को और अच्छे से समझने के लिए आपको मेरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला वीडियो देखना पड़ेगा। मैं अभी जो था ये चीज इस तरीके से समझा सकता था, इसको मैंने इस तरीके से समझाया। दिस इज द मेन रीजन फॉर दी
यू शेप ऑफ ए वी। सो यहां जाके होता है सर हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको एबीसी, एएफसी, एसी का बचा है। एसी को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। एसी हमारा बचता है। उसके अलावा सर इसमें हम लोग ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग अपने न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के क्वेश्चंस अपनी बुक में से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान होते हैं यार। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के दे रहे होते हैं। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप नीचे डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर सॉल्यूशन प्रोवाइड का मतलब यह है, अगर सॉल्यूशन मैं आपको मैसेज में प्रोवाइड कर पाऊंगा तो मैं मैसेज में दे दूंगा, अदरवाइज यार मैं आपके लिए एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके रिगार्डिंग। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने आप लोगों को बहुतों को ये भी बता रखा है कि आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आप डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली उसके भी आंसर्स प्रोवाइड करूंगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कभी कभी मैसेज नहीं कर पाता, थोड़ी मेरी भी कमिटमेंट्स हैं कुछ चीजों के रिगार्डिंग, जिस वजह से नहीं कर पाता हूं, ठीक है। लेकिन यह है कि आप मैसेज जरूर कीजिएगा, डेफिनेटली मैं थोड़े समय लगेगा पर मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा। समझाने लायक वहीं पे होगा तो डेफिनेटली वहीं समझा दूंगा, अदरवाइज मैं उसके लिए आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको डेफिनेटली यार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स की वीडियोस नहीं आ रही है, उसके अलावा अकाउंट्स की बहुत सारी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं और आगे भी अपलोड करूंगा। तो देखिए यार, और वीडियोस को भी देखिए। लिंक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, सबसे बढ़िया क्या है, आप मेरे चैनल पे जाने के बाद एक बारी को जब आप वीडियो देख रहे हैं अभी, उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको सारे चैप्टर्स आपको नजर आ जाएंगे। मैंने प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से आपको एक ऑर्डर में फॉलो कर रखा है, जिसमें आप इजीली उसको देख के पढ़ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यार मेरा ये इंस्टाग्राम हैंडल है मनीष MANISH, शानू SHANU और 3, ठीक है। इस पे आप फॉलो कर सकते हैं। इस पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं देता रहता हूं बीच में रिगार्डिंग दी वीडियो, और क्वेश्चन पूछना है तो इस पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसमें इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय।